भी तैयार करता है। इसके बाद इन्हीं अमीनो एसिड से नए प्रोटीन तैयार करते हैं। डाइट की बात करें तो अंडा, मछली, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कई वेजिटेरियन सोर्सेज में भी प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे नट्स, सोए, लेग्यूम्स, ग्रेन्स, बीन्स, फल और सब्जियां। वेजिटेरियन प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि उनमें सारे अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ह्यूमन बॉडी को क्यों होती है प्रोटीन की जरूरत? बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को तैयार करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से हमारा मतलब कोलेजन, बाल, नाखून, स्किन, हड्डियां और शरीर के बाकी के बॉडी पार्ट से है। डाइट में अगर प्रोटीन सही मात्रा में ना हो तो शरीर कैटाबॉलिक बनने लगता है, यानी कि आपका बॉडी मास कम होने लगता है। इसकी वजह से हमारे वजन के साथ साथ बॉडी मसल भी कम होने लगता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसके अलावा प्रोटीन की जरूरत मसल कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में भी होती है। इसके लिए एक्टिन और मायोसिन जैसी प्रोटीन की जरूरत होती है। साथ ही बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन में भी प्रोटीन एक अहम भूमिका निभाता है। पेप्टाइड हार्मोन्स, जिसे प्रोटीन हार्मोन भी कहा जाता है, बॉडी सेल्स में अमीनो एसिड्स की मदद से ही बनते हैं। इनमें से कुछ हार्मोन्स हैं इंसुलिन, जो ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मददगार होते हैं। ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। ग्लूकागॉन, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की मदद से बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाने का काम करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस उस प्रोसेस को कहा जाता है जहां लैक्टिक एसिड, पायरुवेट और ग्लाइसरोल को तोड़कर ग्लूकोज बनाया जाता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और थायराइड हार्मोन जैसे कई हार्मोन्स के सही प्रोडक्शन में प्रोटीन मददगार होता है। हाई प्रोटीन डाइट का डाउनसाइड, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा या बहुत कम अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो प्रोटीन ही क्यों ना हो। न्यूट्रिशन और वेट लॉस रिसर्च की रिपोर्ट्स की माने तो बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट भी इंसान को बीमार कर दे सकती है। पहले कुछ साल भले ही आपको ऐसा लगे कि आप फैट लॉस कर रही हैं और आपका डाइट काम कर रहा है, लेकिन बाद के सालों में आपको इसका दूसरा पहलू भी नजर आ जाएगा। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट्स के कुछ और साइड इफेक्ट्स भी हैं। बढ़ता स्ट्रेस हार्मोन, बिना कार्बोहाइड्रेट्स के अगर प्रोटीन लिया जाए तो ये ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन की मात्रा को झट से बढ़ा देता है। इंसुलिन की जरूरत सेल में प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी होती है। अगर किसी मील में सही मात्रा में कार्ब्स ना हो तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। बढ़ता बोन लॉस, प्रोटीन रिच फूड्स में हाई मिनरल फास्फोरस भी होता है। फास्फोरस स्ट्रॉन्ग बोन्स और दांतों के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। न्यूट्रिशन एंड फिजिकल डीजेनरेशन में डॉक्टर वेस्टन बताते हैं कि कैसे डाइट्स हाई फास्फोरस कैल्शियम रेशियो पर डिपेंड करते हैं और ये रेशियो सही न होने पर कई डीजेनरेटिव बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा प्रोटीन ब्रेक डाउन, ट्रिप्टोफैन, सिस्टीन, मथाइनिन और हिस्टिडीन जैसे कई अमीनो एसिड्स का ब्लड लेवल भी बढ़ा देती हैं। ट्रिप्टोफैन, जो यंग लोगों में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, और सिस्टीन, जो एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है लेकिन ये एंटी मेटाबॉलिक जरूर होता है। साथ ही मथाइनिन, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना रोल निभाता है, और हिस्टिडीन, जो शिशुओं की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सुपर प्रोटीन्स, जब प्रोटीन्स की बात आती है तो ऐसे 6 प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें सुपर प्रोटीन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। सुपर प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के हेल्दी गट, हाई मेटाबॉलिक फंक्शन, गुड एनर्जी, आरामदायक नींद और वार्म बॉडी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन 6 सुपर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और प्रोटीन कंटेंट के अलावा इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा होता है। तो अब सवाल है कि कौन से हैं ये सुपर प्रोटीन्स? ये 6 सुपर प्रोटीन्स हैं दूध, अंडे, लिवर, शेलफिश, पोटैटो प्रोटीन और जेलेटिन 1। दूध का न्यूट्रिशन की दुनिया में काफी कंट्रोवर्शियल करियर रहा है। ऐसा लगता है कि कभी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर रोज दूध पीना चाहिए, फिर दूसरे ही दिन वो कहते हैं कि दूध आपको फैट बना सकता है। हालांकि दूध प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है और इसे परफेक्ट फूड कहा गया है। दूध में सही मात्रा में प्रोटीन, फैट और शुगर होता है
और इसमें कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स भी भरे होते हैं। दूध सिर्फ प्रोटीन का सोर्स नहीं होता, बल्कि इसमें गुड फैट और कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं। पास्चर्ड ऑर्गेनिक अंडे। न्यूट्रिशनल दुनिया के कंट्रोवर्सी में सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि अंडों का भी कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड है। कभी तो कहा गया कि अंडे परफेक्ट प्रोटीन सोर्स होते हैं और कभी कहा गया अंडे खाना सिगरेट पीने जैसा हानिकारक होता है। कभी तो अंडों का पीला अंश न्यूट्रिशनल पावर हाउस होता है और कभी अंडे का यही पीला अंश दिल की बीमारी का कारण बन सकता है। कई मेडिकल डॉक्टर्स और हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ये सलाह देते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस लोगों को अंडा खाना कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अंडों को प्रोटीन का सोर्स कहा जाता है और इसमें सारे अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। एग वाइट्स जहां 100% प्रोटीन सोर्स होते हैं, वहीं अंडे का पीला अंश फैट्स और कोलेस्ट्रॉल से भरा होता है। एग योल्क में कैरोटेनॉइड्स, विटामिन ए, ई, डी और के, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, थियामिन, B6, फोलेट, B12, पेंटोथेनिक एसिड, कोलिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सेलेनियम जैसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। विटामिन B12 क्या है? विटामिन B12 एक पानी में आसानी से घुल जाने वाला विटामिन है और इसका काम नॉर्मल ब्रेन और नर्व फंक्शन को चालू रखना है। इसके अलावा ब्लड फॉर्मेशन के लिए भी इस विटामिन की जरूरत होती है। अगर किसी इंसान में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है तो ये उसकी बॉडी में स्टमक डैमेज का कारण बन सकता है। इसलिए अपनी डाइट में B12 फूड्स जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा शेल फिश को भी सुपर प्रोटीन की कैटेगरी में ही रखा जाता है। मसल्स, क्लैम्स, ऑयस्टर्स, कार्ब्स, लॉबस्टर, श्रिम्प और स्कैलप्स को शेल फिश कहा जाता है। ये सारे प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं। इनमें बहुत मात्रा में विटामिन B12 होता है जो बॉडी के हर मेटाबॉलिक प्रोसेस में मदद करता है। सेलेनियम। सेलेनियम एक बेहद जरूरी मिनरल है जो थायराइड एक्टिवेशन में मदद करता है। सेलेनियम भारी मात्रा में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने में मदद करता है ताकि इस ग्लैंड को एक्सेस आयोडीन एक्सपोजर से बचाया जा सके। इसके अलावा सेलेनियम की जरूरत T4 थायराइड हार्मोन को T3 में बदलने के लिए भी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा शेल फिश खाना सभी के लिए सेफ हो। आजकल जिस मात्रा में वाटर पॉल्यूशन दुनिया भर में दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से शेल फिश में भी कई तरह के फूड बोर्न बीमारियां पाई जा सकती हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स द्वारा शेल फिश को कच्चा खाने से मना किया जाता है। इन चारों सुपर प्रोटीन फूड्स के अलावा भी 2 ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से सुपर प्रोटीन की सूची में रखा जाता है। ये 2 चीजें हैं पोटैटो प्रोटीन और जेलेटिन। जहां एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत थोड़े से आलू में भी इतना प्रोटीन होता है जो आधे कप दूध के बराबर होता है, तो वही जेलेटिन को भी डाइजेशन इम्प्रूव करना, जॉइंट इन्फ्लेमेशन कम करना, अच्छी नींद, एलर्जी से छुटकारा, इम्प्रूव्ड मेमोरी, आर्थराइटिस में मदद जैसे कई अच्छे रिजल्ट्स के साथ जोड़ा जाता है। कीट डियरिंग की किताब पर चर्चा करते हुए इस एपिसोड में जहां आपने जाना कि कैसे एक्सपर्ट्स के अनुसार बेस्ट बताया जाने वाला प्रोटीन भी कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो वहीं अगले एपिसोड में हम आपको डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ तथ्य बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। द परफेक्ट फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स और दूध। केट का मानना है कि दूध न्यूट्रिशन की दुनिया का एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस बारे में जब उसने कई हेल्थ माइंडेड लोगों से भी बात की तो उनका कहना था कि दूध आपको मोटा बनाता है या फिर दूध म्यूकस एनकरेज करता है। उन सभी ने दूध को अपनी डाइट में शामिल न करने के न जाने कितने और कारण दिए होंगे। अगर इंसान अपने दिमाग में दूध के बारे में इतनी गलत फहमियां पालेगा तो कोई भी आसानी से उसे अपनी डाइट में शामिल क्यों करेगा भला। केट तो ये भी कहती है कि उसके खुद के दिमाग में भी यही सारी चीजें थीं, तभी तो उसने भी बचपन के बाद दूध को अपनी डाइट में कभी जगह नहीं दी थी। साथ ही केट को ऐसा भी लगता था कि शायद दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की जगह वो सोय मिल्क, राइस मिल्क जैसी ऑप्शंस को डाइट में शामिल करेगी तो उसे वही न्यूट्रिशन मिल जाएगा। वक्त के साथ साथ केट को 2 बातें अच्छी तरह से समझ आ गई थी। पहली ये कि जो न्यूट्रिशन दूध और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है
उसे उसका सब्स्टिट्यूट कभी नहीं दे सकता। और दूसरी बात ये है कि डेयरी कभी ह्यूमन बॉडी के लिए प्रॉब्लम थी ही नहीं, बल्कि डेयरी की क्वालिटी में आ रही गिरावट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गाय, भेड़ और बकरियों से मिलने वाला दूध बेहद न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम और कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। साथ ही एक्सपर्ट्स की माने तो ज्यादा दूध पीने के साथ बॉडी फैट का कम होना, बोन डेंसिटी में सुधार आना और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में सुधार आना भी जुड़ा होता है। दूध एक पूरी तरह से कंप्लीट फूड है, जिसे कोई भी अपनी डाइट में ले सकता है। रॉ बनाम पास्चराइज्ड दूध। हालांकि आप में से तो ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि पास्चराइजेशन क्या है, मगर आइए हम एक बार फिर आपको इसके बारे में बताते हैं। पास्चराइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें किसी फूड को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक गर्म करके उसे झट से ठंडा कर दिया जाता है। इस दौरान उसमें मौजूद सारे जर्म्स और हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस का एक प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार इसमें अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं जो फूड को कम हेल्दी बना देते हैं। साल 1994 में फूड केमिस्ट्री ने अपनी एक रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे उबलते हुए दूध में मिनरल्स और विटामिन्स की मात्रा कम हो जाती है। हालांकि कई जगहों पर ये विवाद चलता ही रहता है कि रॉ दूध पास्चराइज्ड दूध से बेहतर है या नहीं। लेकिन अगर इस विषय पर केट की बात माने तो ये लोगों के गट सिस्टम पर डिपेंड करता है कि उनके लिए कौन सा दूध बेहतर है। दूध पीने के बेनिफिट्स। दूध बोन डेंसिटी और बॉडी मास इंप्रूव करता है। ये ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी इंप्रूव करता है। इसके अलावा दूध पीने से लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज और ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर से भी बच सकते हैं। इसके अलावा दूध के साथ बॉडी में कई सारे जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी पहुंचते हैं जो अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है। मसल मीट्स। जब ये सवाल सबके सामने आता है कि एक हेल्दी डाइट में कितना मसल मीट अलाउड हो सकता है, तो ये पूरा टॉपिक एक ग्रे जोन में चला जाता है। कई स्टडीज का ये भी मानना है कि बहुत ज्यादा मीट इंटेक हार्ट अटैक्स, बोन डीमिनरलाइजेशन और ओबेसिटी का कारण बन सकता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर कॉलिन कैम्पबेल, जो द चाइना स्टडी के लेखक भी हैं, उन्होंने हमेशा से ही प्लांट बेस्ड डाइट को प्रायोरिटी दी, जिसकी वजह से कोई भी रीडर यही मानेगा कि ज्यादा मसल मीट कैंसर और ऑटो इम्यून जैसी प्रॉब्लम्स का कारण बन जाता है। केट का ये भी दावा है कि अमेरिकी के लोग एक साल में लगभग 270 पाउंड्स मीट खाते हैं और इसलिए वो ओवरवेट भी पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, ज्यादातर अमेरिकियों में बढ़ते दिल की बीमारियां और कैंसर के मामले भी पाए जाते हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि मीट खाना लोगों के लिए एक हेल्दी आदत हो सकती है। मसल मीट्स खाने के नुकसान। हाई इन्फ्लेमेटरी अमीनो एसिड्स। मसल मीट्स में ट्रिप्टोफैन, सिस्टीन, हिस्टिडीन और मथाइनिन जैसे हाई इन्फ्लेमेटरी अमीनो एसिड्स होते हैं। ज्यादा अमीनो एसिड्स बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जिससे थायराइड फंक्शन कम होने लगता है। इसके अलावा ज्यादा मसल मीट खाने से किसी भी इंसान पर गाउट, डायबिटीज और कैंसर होने का भी खतरा बना रहता है। हाई फॉस्फोरस कैल्शियम रेशियो। मसल मीट में भी ग्रेन्स की तरह हाई फॉस्फोरस और लो कैल्शियम लेवल होता है। फॉस्फोरस और कैल्शियम का रेशियो बोन और टीथ हेल्थ के लिए बेहद जरूरी होता है। नट्स और सीड्स। केट अपने बचपन के बारे में बात करते हुए बताती है कि जब वो छोटी थी तब बिल्कुल किसी गिलहरी की तरह नट्स खाती रहती। नट्स, सीड्स, सीड बार और नट बटर्स उसके बचपन का एक जरूरी हिस्सा हुआ करते थे। उसे ये बताया गया था कि नट्स और सीड्स बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं और इनसे मेटाबॉलिज्म भी स्टिम्युलेट होता है। आपने सुना ही होगा कि चिपमंक्स और भालू जैसे जानवर हाइबरनेशन में जाने से पहले बहुत नट्स और सीड्स खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या है? उनका ये कैरेक्टरिस्टिक इस बात की तरफ इशारा करता है कि नट्स और सीड्स हाई मेटाबॉलिज्म फूड्स तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो सोने से पहले इसे क्यों खाया जाता? हाइबरनेशन वो समय होता है जब पशुओं में लो बॉडी टेम्परेचर, लो पल्स और लो हार्ट रेट पाया जाता है। इसे मेटाबॉलिक डिप्रेशन भी कहते हैं।
जो जानवर हाइबरनेट करते हैं उन्हें अपने शरीर में फैट और एनर्जी स्टोर करने की जरूरत होती है ताकि बिना खाए वे 4 से 8 महीनों तक जिंदा रह सकें। इस समय लो मेटाबॉलिक रेट उनके इस हाइबरनेशन में बहुत मदद करता है। लेकिन हेल्थ एसेंशियल लोगों के लिए लो मेटाबॉलिज्म चिंता का कारण बन जाता है। नट्स और सीड्स में बहुत कम प्रोटीन होता है जो कई लोगों को पता नहीं होता। उन्हें लगता है कि नट्स और सीड्स में बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है। इसके अलावा उनमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स भी होते हैं जो पेड़ों को कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं। ये प्रोएक्टिव मैकेनिज्म उन्हें मदर नेचर ने दिया है, इसलिए नट्स और सीड्स में मिलने वाला प्रोटीन कई बार डाइजेशन में मुश्किल पैदा करता है। इसके अलावा नट्स और सीड्स में एक और एंटी न्यूट्रिएंट होता है जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है। नट्स और सीड्स में मिलने वाला पूफा भूखे जानवरों को ठंड से सुरक्षा देता है और उनकी यही प्रॉपर्टी उन्हें इंसानों के लिए टॉक्सिक बना सकती है। डॉक्टर रे पीट के अनुसार पूफा बहुत हाई ऑक्सीडेटिव होते हैं जो डिक्रीज सेल्यूलर फंक्शन का कारण बन सकते हैं। नट्स और सीड्स में ऑक्सलेट्स, फाइटेट्स और लेक्टिन्स भी पाए जाते हैं जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड्स में डिटेल में जाना था। लेग्यूम्स और सोय, लेग्यूम्स को ग्रेन्स की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि उनमें हाई नाइट्रोजन कंटेंट होता है। नाइट्रोजन हर प्रोटीन का अंश होता है। लेग्यूम्स इसी नाइट्रोजन को प्रोटीन में बदल देता है। लेग्यूम्स की कैटेगरी में मटर, चना, सोयाबीन, राजमा, बादाम और हरे बीन्स शामिल है। अगर आपका गोल हाई मेटाबॉलिक रेट या डाइजेशन इम्प्रूवमेंट है तो आपको लेग्यूम्स से दूर रहने की सलाह ही दी जाएगी। लेग्यूम्स का फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है और इसमें कई एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज होती है। इसलिए अगर आप हेल्दी गट, हाई मेटाबॉलिज्म और हेल्दी बॉडी की तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने खाने में लेग्यूम का इस्तेमाल कम करना होगा। क्या सोय वेट लॉस में मदद करता है? जब लोग अपने हाई फैट कन्वेंशनल मीट प्रोटीन डाइट के बदले लो फैट सोय फूड लेना शुरू कर देते हैं तब उनका वजन कम होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोय फूड्स में बहुत कम कैलोरीज होती है। लेकिन अगर सोय फूड लंबे समय तक लिया जाए तो ये आपके एंडोक्राइन को डिसरप्ट कर सकता है। इसलिए कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि सोय फूड धीरे धीरे आपके मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है। प्रोटीन पाउडर्स, केट को नहीं लगता कि बिना प्रोटीन पाउडर्स पर बात किए प्रोटीन से जुड़ा इंफॉर्मेशन पूरा किया जा सकता है। वो ये भी कहती है कि उसने भी अपने लाइफ टाइम में कई प्रोटीन पाउडर्स का इस्तेमाल किया है। जब केट अपना हेल्थ क्लब चलाती थी तब हर दिन उसे किसी न किसी प्रोटीन शेक पर ही अपना दिन बिताना पड़ता था। आज से 30 साल पहले जब प्रोटीन शेक्स बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस की दुनिया में अपना नाम बना रहे थे तब उनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और तभी तो फूड मैन्युफैक्चरर्स इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज के प्रोटीन पाउडर्स का टेस्ट कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है क्योंकि अब प्रोटीन शेक्स दुनिया भर के एक बड़े हिस्से का स्टेपल फूड बन चुके हैं। इसलिए थोड़ा डीप लेवल पर जाकर ये देखना बहुत जरूरी है कि आखिर ये प्रोटीन फूड सच में हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं। प्रोटीन पाउडर्स अब एक क्विक और इजी मील बन गए हैं। जिनके पास भी वक्त की कमी है वो आज के समय में सबसे ज्यादा भरोसा इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर ही करने लगा है। लेकिन इन सब के बीच अब लोग ये भूल जा रहे हैं कि ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी प्रोसेस्ड फूड ही हैं और अगर हमारा गोल ऑप्टिमल हेल्थ है तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स इसमें कहीं भी फिट कैसे बैठ सकता है। द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की एक स्टडी ने बताया कि प्रोसेसिंग प्रोसेस के दौरान प्रोटीन पाउडर्स को कई दौर से गुजरना पड़ता है। इसे हीट किया जाता है, साथ ही इसमें कई तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी मिलाए जाते हैं। इतना ही नहीं, टेस्ट को अच्छा करने के लिए इसमें फ्लेवर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टडी की माने तो जिस प्रोसेसिंग के दौर से ये सप्लीमेंट्स गुजरते हैं उसके बाद उनमें हेल्थ फैक्टर बहुत कम रह जाता है और पॉजिटिव इफेक्ट्स की जगह इनमें नेगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा नजर आने लगते हैं। इन चीजों के बारे में और भी जानने के लिए आइए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। केट की इस किताब का टॉपिक भले ही हेल्थ और फिटनेस क्यों ना हो, लेकिन ये बात भी समझनी जरूरी है
कि सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज और गुड फूड से इंसान हेल्दी नहीं बन पाता। एक और एलिमेंट है जो इंसान की हेल्थ, वेल बीइंग और हाई मेटाबॉलिक रेट से जुड़ी हुई है। ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हैप्पीनेस, यानी खुशी। अगर कोई इंसान दिल से खुश ना हो तो फिर वो कितने ही डाइट्स और एक्सरसाइज कर ले और अच्छा खाना क्यों ना खा ले, वो इंसान सही मायनों में फिट और हेल्दी नहीं हो सकता। हालांकि खुश होना हमेशा से ही बहुत सिंपल दिखाई देता है, लेकिन आजकल इंसान के लिए सही मायनों में खुश होना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों? इस पर केट का यही मानना है कि दिल से खुश होना पूरी तरह उस इंसान की पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। लोगों को ये समझना चाहिए कि वो खुद अपनी किस्मत के मालिक हैं। उनका खुश या दुखी रहना किसी और पर नहीं, बल्कि खुद उन पर डिपेंड करता है। हर दिन हमें नए चॉइसेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम सही चॉइस करते हैं या गलत, ये हमारे डिसीजंस पर डिपेंड करता है। चाहे कितना भी डाइट या एक्सरसाइज कर लिया जाए, कितनी भी अच्छी नींद ली जाए, लेकिन आखिरकार अपने दिन को अच्छा बनाना खुद उस इंसान के ही हाथों में होता है। केट की जिंदगी में भी ऐसे कई पल आए जहां उसने कई सारे गलत डिसीजन भी लिए, ड्रग्स, पार्टी और न जाने क्या कुछ। लेकिन एक वक्त के बाद उसने तय किया कि वो अपनी जिंदगी खुद बदलेगी। हालांकि एक स्ट्रेसफुल जिंदगी से निकलकर खुश हो पाना आसान नहीं होता और इस मुश्किल से सभी को गुजरना पड़ता है, लेकिन हमें कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यही कोशिश ही हमें सक्सेसफुल बनाती है। अगर केट ने भी अपनी ड्रग्स वाली जिंदगी को किस्मत मानकर इससे निकलने की कोशिश ना की होती तो आज वो यहाँ नहीं होती। केट ने अपनी किस्मत खुद बदलने की ठानी और इसलिए उसने कुछ टफ डिसीजंस भी लिए, लेकिन आखिरकार इन टफ डिसीजंस ने ही उसकी जिंदगी में हेल्थ और हैप्पीनेस की जगह बनाई। इसके अलावा केट ने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से हमारे लिए हैप्पीनेस ढूंढने के 10 टिप्स भी दिए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। आप अपनी जिंदगी में जिन चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन सभी चीजों को नोट डाउन कीजिए। हड़बड़ी ना करते हुए एक ही चेंज करने की सोचें। अगर सब एक साथ करने निकलेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बदलाव धीरे हो तो चलेगा, लेकिन बदलाव लाना बंद ना करें। स्लो और लगातार होने वाले बदलाव हमारे अंदर नई आदतें लेकर आते हैं। अगर आपको मदद की जरूरत है तो मदद लेने से पीछे ना हटें, फिर चाहे वो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की मदद हो या फिर थेरेपिस्ट की। अगर आप खुद से खुद में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं तो शायद आपकी ली हुई मदद काम आ जाए। अपनी जर्नी पर भरोसा रखें। आपको अपने आप पर ये यकीन बनाए रखना बहुत जरूरी है कि आपकी जिंदगी में आने वाले ये बदलाव आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। सिर्फ बदलाव की उम्मीद करना काफी नहीं है, खुद इसके लिए कदम उठाना इससे ज्यादा जरूरी है। आपको इन बदलावों के लिए मेहनत तो करनी ही होगी। नए बदलाव लाने के लिए कई पुरानी चीजों से आपको शिफ्ट करना पड़ सकता है, इसलिए बेझिझक अपनी जिंदगी में शिफ्ट लाने के लिए तैयार हो जाएं। खुद पर भरोसा बनाए रखें। आपके मन में आ रही चिंताओं और डर को अपनी खुशी के रास्ते में न आने दें। दूसरे क्या कर रही हैं, इस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। चाहे वो कुछ भी करें, आप अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहें। सबसे आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी हालत में ऑथेंटिक बनी रहे। आपकी खुशियाँ आप ही पर डिपेंड करती हैं, तो जो आप हैं वही रहिए। किसी के लिए भी खुद को बदलने के बारे में ना सोचें। वो कहते हैं ना, कोई भी चीज बिना किसी कीमत के नहीं मिलती। हैप्पीनेस का भी कुछ ऐसा ही है। हेल्थ और हैप्पीनेस पाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर इस सफर में आप अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ देंगे तो फिर रास्ता आपके लिए और भी मुश्किल होता जाएगा। एक बार जब आप हेल्थ और हैप्पीनेस को अपनी जिंदगी का गोल बना लेते हैं तो आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ बड़ी चीजों के लिए शिफ्ट करना पड़े। छोटी छोटी चीजें जैसे आपकी लाइफ, आपका जॉब, आपका रिलेशनशिप, इन सब में भी आपको कभी ना कभी शिफ्ट की जरूरत पड़ती ही है। याद रखिए, कोई भी चीज आपकी खुद की जिंदगी से इम्पोर्टेंट नहीं है। खुद खुश और हेल्दी रहने के लिए चाहे किसी भी फील्ड में आपको शिफ्ट क्यों ना करना पड़े, कभी भी पीछे ना हटें। केट की माने तो उनकी जिंदगी में भी उसे कई ऐसे शिफ्ट्स करने पड़े जिनके बारे में जब आज वो सोचती हैं
तो अपने आप को लकी मानती है कि उस वक्त ये शिफ्ट करने से वो पीछे नहीं हटी थी। एक खुशनुमा जिंदगी आपको इंक्रीज्ड वाइटैलिटी और लॉन्गेविटी देती है, और एक अच्छी जिंदगी के लिए यही दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। केट को उम्मीद है कि उनकी ये किताब आपको अपनी लाइफ में शिफ्ट्स करने के लिए थोड़ा और एनकरेज करेगी। साथ ही आपको सही फूड्स, न्यूट्रिएंट्स, सप्लीमेंट्स और अपनी खुशी ढूंढने में भी मदद करेगी। बस आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि हेल्थ और फिटनेस पाने के लिए सिर्फ मेटाबॉलिज्म इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर अल्टीमेट हैप्पीनेस का कारण बनती हैं। सिर्फ फूड्स नहीं, नींद भी है जरूरी। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन का हीलिंग में कोई रोल नहीं होता, लेकिन न्यूट्रिशन ही अकेला नहीं है जो हीलिंग प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है। इस प्रोसेस में नींद यानी गुड स्लीप का भी एक बड़ा रोल होता है। सिर्फ अच्छा खाने से और हाई मेटाबॉलिज्म बनाने से ही लोग फिट नहीं होते। फिट, हेल्दी और हैप्पी रहने के लिए सिर्फ अच्छा खाना नहीं, अच्छी नींद भी जरूरी होती है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो अच्छे भले इंसान को बीमार बना देती है। किसी चैलेंज से आपका बॉडी जिस तरह रिएक्ट करता है उसी को कहती है स्ट्रेस। हालांकि स्ट्रेस सिर्फ नेगेटिव चीजों से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजों से भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि आप तभी स्ट्रेस्ड हो जब आप किसी चीज को लेकर चिंता में हो। अगर आप बहुत खुश हैं और अचानक से आपके साथ बहुत पॉजिटिव कुछ हुआ हो तो ये बात भी आपको स्ट्रेस में ला ही देती है। वो क्रोनिक स्ट्रेस ही तो है जो कैंसर, डायबिटीज, इम्यून डिसऑर्डर्स जैसी कई बीमारियों का कारण बनती है। क्या आपको पता है कि मशहूर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हांस सेलिये को स्ट्रेस का फादर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेस को लेकर कई सारे रिसर्च किए थे और ये समझने की कोशिश की थी कि आखिर स्ट्रेस का ह्यूमन बॉडी पर क्या असर हो सकता है। इसी दौरान उन्होंने एक बीमारी की भी खोज की थी जिसे आम भाषा में जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम कहा गया। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम यानी गैस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। पहला अलार्म, यानी वो स्टेज जब आपकी बॉडी या तो स्ट्रेस पाकर रिएक्ट करती है या फिर नहीं करती। दूसरा स्टेज है रेजिस्टेंस, कि आपकी बॉडी इस स्ट्रेस को खुद पर हावी ना होने देने के लिए कौन से स्टेप्स लेती है। तीसरा और आखिरी स्टेज है एग्जॉशन, यानी वो स्टेज जब बॉडी नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन नहीं कर पाती और फटीग, डिप्रेशन और दूसरी बीमारियों से जूझने लगती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो स्ट्रेस को कोई भी पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी बॉडी का एक नॉर्मल फंक्शन ही है। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि इसे कंट्रोल कर पाना या ना कर पाना ह्यूमन के हाथों में ही होता है। भले ही ह्यूमन बॉडी स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन वो अपने सिस्टम को हील तो कर ही सकती है। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी के मेटाबॉलिज्म को हील करने की बात करें तो इसमें सबसे सिंपल और कभी कभार सबसे चैलेंजिंग रोल नींद का होता है। आजकल की दुनिया में जहाँ ज्यादातर लोग ये भूलने लगे हैं कि अच्छी नींद क्या होती है, वहीं कुछ लोगों को तो शायद ये भी नहीं पता कि अपने स्ट्रेस के कारण जिस नींद को वो इग्नोर कर देती है वही नींद उनके इस स्ट्रेस को खत्म करने में मदद करती है। हम लगभग हर हेल्थ प्रैक्टिशनर से सुनते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी को 8 घंटों की नींद की जरूरत होती ही है, लेकिन अगर हम आसपास के लोगों को फॉलो करें तो पाएंगे कि ये आंकड़ा अब 6 घंटों से भी कम का हो गया है। ये जान लेना भी जरूरी है कि नींद की कमी से भी ह्यूमन बॉडी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसमें वेट गेन, फटीग, डिप्रेशन, डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस और थायराइड की कमी जैसी समस्या शामिल है। क्या आप जानते हैं कि नींद को हीलिंग से क्यों जोड़ा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी में कई तरह के रिपेयर प्रोसेसेस चलते रहती हैं, जिनमें सेल रिपेयर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। न्यूट्रिशनल रिसर्चर रे पीट का कहना है कि जब ह्यूमन बॉडी रेस्टफुल स्लीप ले रहा हो तो उसके सेल्स का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया भी खुद को रिपेयर करता है। इतना ही नहीं, आप शायद जानकर चौंक जाएं कि नींद फैट बर्न करने में भी मदद करती है। तभी तो ब्यूटी पार्लर में भी लेडीज को ब्यूटी स्लीप लेने का मौका दिया जाता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी की नींद मेटाबॉलिज्म को हाई करने में भी मदद करती है। ये सब जानने के बाद हमारी तो आपको एक ही सलाह है
कि अपने एक्सटर्नल स्ट्रेस को कम करें और अच्छे न्यूट्रिशन के साथ साथ एक बड़ा सा पानी का बॉटल है। हेल्थ, न्यूट्रिशन और फिटनेस के एक्सपर्ट्स हमेशा पानी पीने के इम्पोर्टेंस को प्रमोट करते रहते हैं। चाहे डॉक्टर हो या आपका जिम ट्रेनर, सभी आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह जरूर देते होंगे और हम आंखें बंद करके उन पर भरोसा करते हुए वैसा ही करते भी हैं। हम ये नहीं कहते कि उन पर भरोसा गलत है, लेकिन क्या हमने कभी एक बार के लिए ये सोचा है कि क्या हम सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हमने बड़ी बड़ी मैगजीन्स में पढ़ा है कि हमें इतना पानी पीना चाहिए? डिहाइड्रेशन जहाँ बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक उसी तरह ओवर हाइड्रेशन भी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। आपके लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि ज्यादा पानी पीने से आपके बॉडी सिस्टम में स्ट्रेस क्रिएट होता है। पानी पीने की मात्रा भी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट से जुड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर लोगों को ये लगता है कि ज्यादा पानी पीने से वो ज्यादा फिट रहेंगे, तो इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। वहीं आपके आसपास आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने साथ बड़े बड़े बॉटल्स और जग में पानी लेकर घूमते हैं। ये लोग हेल्थ कॉन्शियस आम जनता भी हो सकते हैं या फिर हेल्थ या फिटनेस के प्रोफेशनल्स भी, लेकिन यही लोग आपको दूध या जूस अवॉइड करते हुए भी दिखेंगे क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा शुगर है। केट का इस बारे में यही कहना है कि वो लोग फ्रूट जूस या दूध के माध्यम से बॉडी में जा रहे गुड मिनरल्स को अवॉइड करते हुए अपने सेल्स पर पानी का स्ट्रेस डालते रहते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। केट कहती है, अगर आप हर 1 घंटे वॉशरूम जा रहे हैं या फिर आपके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं या फिर आपको रात में सोने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपको रात में भी बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो ये ओवर हाइड्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि पानी ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बस जैसे कोई भी चीज एक्सेस अच्छी नहीं होती, ठीक वैसे ही ज्यादा पानी पीने से भी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए हमें पानी तभी पीना चाहिए जब हमें एक्चुअल में प्यास लगी हो या फिर बहुत गर्मी का समय हो। इतना ही नहीं, सिर्फ पानी ना पीते हुए हमें उसमें एडिशनल मिनरल्स जोड़ने चाहिए, जैसे फ्रूट जूस, नमक, चीनी। साथ ही अगर ह्यूमन बॉडी में पानी पहुंचाना ही है तो ऐसे फूड्स खाने की आदत भी हमें डालनी चाहिए जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो। इससे हम भी स्वस्थ रहेंगे और पानी भी हमारी बॉडी तक पहुंचता रहेगा। कंक्लूजन, देखते ही देखते हम इस किताब पर चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। लेखिका केट ड्यूरिंग की किताब हाउ टू हील योर मेटाबॉलिज्म में हमने डिटेल में जाना कि मेटाबॉलिज्म ह्यूमन बॉडी के फिटनेस के लिए कितना जरूरी है। साथ ही इस किताब के हर पहलू पर चर्चा करते हुए हमें ये भी एहसास हुआ कि सिर्फ अच्छा और न्यूट्रिशियस खाना ही नहीं, बल्कि अच्छी नींद और हमारी खुशी भी हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड के लिए उतनी ही जरूरी है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो खाना हम खा रहे हैं वो मेटाबॉलिकली हमारी बॉडी के लिए सही है या नहीं। तो आइए जानते हैं कि मेटाबॉलिकली सपोर्टिव डाइट कैसा होना चाहिए। हमारे लिए ये जरूरी है कि हफ्ते के हर दिन का डाइट अलग अलग होना चाहिए। आपका डाइट इस बात पर डिपेंड करना चाहिए कि आपकी बॉडी कितना वर्कआउट कर रही है या फिर आप जो खा रहे हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड तरीके से मौजूद है या नहीं, क्योंकि एक डाइट बैलेंस्ड तभी हो सकता है जब उसमें हर न्यूट्रिएंट समान भाग में मौजूद हो। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी का बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म एक दिन में ठीक नहीं हो सकता। इसे धीरे धीरे रास्ते पर लाना होता है और इसके लिए सही आदतें बहुत जरूरी है। तो इस भाग में हमने एक ऐसी किताब पर चर्चा की जो सिर्फ पढ़ने या सुनने में ही दिलचस्प नहीं, बल्कि पर्सनल लेवल पर भी हम सबके लिए काफी हेल्पफुल है। तो आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि हाउ टू हील योर मेटाबॉलिज्म की बुक समरी आपको कैसी लगी। ऐसी ही दिलचस्प चर्चाओं के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू।